माई सेल्फ मिस्टर टीचर एंड मैं आप लोगों को खुशामदीद करता हूँ बायो के क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारी बायोलॉजी है उसने कदम रखा और इस्लाम का किस तरह से इसमें इंट्रक्शन था, और ये सब कुछ पहले टॉपिक के अंदर हमने सब कुछ पढ़ा था। पहले टॉपिक के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो अब बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इसका टॉपिक नंबर 2। जहाँ तक हमने लास्ट पढ़ा था वो हमने यहाँ तक पढ़ा था एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल तक। यहाँ तक मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया था। बट आज हम शुरू करेंगे इसका टॉपिक नंबर 1.2 द बेसिकली एंट्रेंस ऑफ द बायोलॉजी, जहाँ पर हम फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग एनर्जेटिक हैं और तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। खैर, टॉपिक का नाम है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और बहुत सारी सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो कहता है कि बायोलॉजी है 3 मेन डिविजन्स। बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं। डिविजन्स क्या होती हैं? यानी फील्ड्स हो गई, डिविजन्स के मतलब डिवाइड किया हुआ है बायोलॉजी को हमने 3 मेन डिविजन्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बॉटनी, फिर होती है जोलॉजी, फिर होती है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये 3 फील्ड्स हैं जिसके अंदर बायोलॉजी बायोलॉजी को हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कहता है कि बॉटनी इज द फील्ड ऑफ प्लांट। जो बॉटनी है वो प्लांट्स की फील्ड होती है। जूलॉजी इज द फील्ड ऑफ एनिमल्स, लाइक उसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, एनिमल्स के रिसर्च के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर हम जूलॉजी के अंदर हम ये पढ़ेंगे। और फिर माइक्रो बायोलॉजी आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के बारे में, जैसे वायरसेस हो गया, बैक्टीरियाज हो गई और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि जो बायोलॉजी है उसको हमने 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक बायो बॉटनी, एक जूलॉजी और एक माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। और तीनों के बारे में बता दिया आपको कि बॉटनी आपकी स्टडी ऑफ प्लांट्स है, जूलॉजी आपकी स्टडी ऑफ एनिमल्स है, एंड माइक्रोबायोलॉजी आपकी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब देखो, यहाँ पर इसको हमने 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया हुआ है और इसके बाद भी की इसकी सब फील्ड्स हैं, ठीक है। जैसे मॉर्फोलॉजी है, एनाटोमी है, फिजियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, काइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मोलिक्यूलर बायोलॉजी है। इन सब के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स हमने नीचे प्रोवाइड की हुई हैं, तो हम इसको कवर करते हुए साथ चलेंगे। बायोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, यानी कि बायो अगर तुम पढ़ते हो तो वो स्टडी ऑफ एनिमल्स होंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स भी हो जाता है, फिर स्टडी ऑफ ह्यूमंस भी आ जाता है। तो ये मल्टीपल डिविजन्स एंड मल्टीपल फील्ड्स बायो की हमने रखी हुई हैं। कुछ लोग प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं खेती बाड़ी वगैरह को बेटर बनाने में, ठीक है, हमारी ये जो जितनी भी होती है खेती बाड़ी इसको बेटर बनाने में। इसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को भी देखते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। कहते हैं बाय डिवाइडिंग बायोलॉजी इनटू नंबर्स ऑफ सब फील्ड्स इट्स स्टडी बिकम कन्वीनियंट। सम ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी आर, कहता है कि जब हम बायोलॉजी को सब फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जब हम बायोलॉजी को सब फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो भाई बायोलॉजी हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाती है। कन्वीनियंट का मतलब अगर मैं आप लोगों को ईजी लफ्ज़ के अंदर समझाना चाहूँ तो क्या होगा? तो कन्वीनियंट का मतलब हो जाता है आसानी से जो चीज़ हो जाए, बिल्कुल जो है ना सहूलत के मुताबिक आपके पास आ जाए, यानी कि ईज़िली आप लोगों को समझ आ जाए। तो बायोलॉजी को ईज़ी आसान तरीके से आपको समझाने के लिए बायोलॉजी को हमने नंबर्स ऑफ फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी सब फील्ड के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इनमें से कुछ सब फील्ड्स इन्होंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया। सबसे पहली फील्ड होती है मॉर्फोलॉजी। अब ये मॉर्फोलॉजी क्या भला है? हम इसके अंदर गेट इनटू दिस टॉपिक एंड फाइंड कि ये मॉर्फोलॉजी होता क्या है। इसी तरह हम आज के टॉपिक के अंदर अपना मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और आप अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं, ठीक है, 4 मिनट की वीडियो होगी है, जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। खैर, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि द स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज, उनका शेप या उनके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी कि अगर कोई मॉर्फोलॉजिस्ट बन रहा है
तो वो किसकी स्टडी कर रहा है? एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज, शेप या स्ट्रक्चर्स की स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी किसकी? फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी बेसिकली लाइक उसकी रूट्स, उसकी स्टेम्स, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये बेसिकली होता क्या है? फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं? जो न, फूल वगैरह वाले पौधे होते हैं ना, उसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। उनकी अब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर उसने कहा कि मॉर्फोलॉजी क्या होगी फ्लावरिंग प्लांट की, तो फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी में उसके रूट्स आ जाएंगी, उसकी स्टेम उनकी शाखें आ जाएंगी, उसकी लीव्स उनके पत्ते, उसके फ्लावर्स यानी उसके फूल आ जाएंगे, और उसके ऊपर लगने वाले जो भी फ्रूट्स हैं वो आ जाएंगे। कहता है कि द डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। डेंटल स्ट्रक्चर, डेंटल बेसिकली, अब ये मैं तुम लोगों को डेंटल स्ट्रक्चर का मतलब भी बताता हूँ, ठीक है? डेंटल स्ट्रक्चर का मतलब, ठीक है? अभी डेंटल स्ट्रक्चर की, अब डेंटलिस्ट कौन होता है बेसिकली? जो बेसिकली क्या करता है कि दांतों वातों का जो वो होता है, तुम लोगों को पता ही है कि डेंटलिस्ट उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ वगैरह होता है, ठीक है? तो कहता है कि जो डेंटल स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है वो एक बेहतरीन मिसाल होती है मॉर्फोलॉजी की, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट आप जो है ना पढ़ते हैं बेसिकली, चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स को पढ़ते हैं, तो ये हो जाती है मॉर्फोलॉजी। तो आप लोगों के जहन में अब क्लियर हो जाना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, यानी साइज, शेप और स्ट्रक्चर एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजी कहलाया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है एनाटोमी। अब ये एनाटोमी क्या बोला है? कहते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटोमी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है आपका, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है आपके पास, ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका क्या चीज़? इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ठीक है? एनाटोमी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटोमी कहते हैं। एनाटोमी इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एनाटोमी को हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। किसी भी चीज़ की इंटरनल मॉर्फोलॉजी, स्टेम की इंटरनल मॉर्फोलॉजी, किसी भी चीज़ की इंटरनल मॉर्फोलॉजी को कहा जाता है अना एनाटोमी, ठीक है? द एग्जांपल्स ऑफ एनाटोमी इंक्लूड्स ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सच एज मसल्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। तो कि ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती हैं, और इसके अंदर भी हम उसकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह एनाटोमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, यानी कि बॉडी या ऑर्गेनिज्म के अंदर की चीज़, ठीक है? द एग्जांपल ऑफ एनाटोमी इंक्लूड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सच एज मसल्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनीज एक्सेट्रा। तो ये हो जाती है हमारे पास एनाटोमी। फिर आ जाती है आपके पास फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन, यानी तुम्हारा कोई भी ऑर्गन है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इस कॉल्ड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जानदार के ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शंस की स्टडी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन्स के फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजी आर डाइजेशन, यानी कि तुम्हारा जो खाना डाइजेस्ट होता है उसका हजम होने का पूरा प्रोसेस, ठीक है, फिजियोलॉजी और डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन और फोटोसाइंथेसिस, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ जाती हैं फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है? तो फिजियोलॉजी मुझे लगता है तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन की जो फंक्शन, जिस तरह डाइजेशन का पूरा फंक्शन, रिस्पायरेटरी सिस्टम का पूरा फंक्शन, एक्सक्रीशन का पूरा सिस्टम, फोटोसाइंथेसिस का पूरा सिस्टम, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। अभी ये तुम लोगों के बारे में, तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि व्हाट इज डाइजेशन, तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो डाइजेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, या तुम लोग ये सोच रहोगे कि ब्रो हम तो इधर आके फंस ही गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल इजी थिंग्स, आप लोगों के लिए बहुत आसान है, इसमें कोई बला कोई चीज़ नहीं है। इतना चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। टेंथ की भी बिल्कुल इसी तरह, इतना कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर, बायो के अंदर वो भी बहुत ईजी है। खैर हम अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। अब ये हिस्टोलॉजी किस बला का नाम है? लेट्स रीड इट आउट। कहते हैं हिस्टोलॉजी द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी पहले हम थे स्किन के बाहर, साइज में, शेप में, ठीक है? मैं आप लोगों को फिर से रिवर्स लेके जाता हूँ और फिर से एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है? गौर से देखना। पहले हम थे थोड़ा बाहर, मॉर्फोलॉजी के अंदर,
जिसमें साइज शेप स्ट्रक्चर की बात हो रही। फिर हम आए थोड़ा सा अंदर यानी एनाटॉमी के अंदर, हम इंटरनल स्ट्रक्चर में चले गए ऑर्गेनिज्म के, एनिमल प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, छोटे जानदार बड़े जानदार के अंदर थे, उसकी साइज शेप स्ट्रक्चर की बात को मॉर्फोलॉजी कहा। एनाटॉमी में आगे उसके स्ट्रक्चर की बात को कहा कि ये क्या कहलाता है, एनाटॉमी। इसी तरह इसने सेकंड लाइन में कहा कि एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक मॉर्फोलॉजी का इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी कि साइज शेप में थे उसी के अंदर घुस गए तो एनाटॉमी हो गया। अब उसी के फंक्शंस के ऊपर आके तो फिजियोलॉजी हो गया। अब हम उसी के अंदर चले जाएंगे यानी इसके टिश्यूज़ की स्टडी थोड़ा और डीप चलेंगे, उसी के टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड histology. The example of epithelial tissue that form a continuous layer covering the entire body surface, यानी कि वो जो आपकी बॉडी के ऊपर पूरा कवर किया हुआ होता है ना स्किन, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू आपकी स्किन के अंदर बाहर बाहर में पूरा कवर किया होता है, ठीक है। इसको तुम सर्च भी कर सकते हो, सर्च करके देख सकते हो। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि ब्रो यू कैन आल्सो सर्च, ठीक है। अभी तो मैं बिल्कुल इसको अपने थोड़ी सी हम अपग्रेड करें सिस्टम, तो हम आपके पास चीज़ें और भी अपनी वीडियो के अंदर एडिटिंग फिलहाल हम कम करते हैं, क्योंकि ये पूरा लेक्चर्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं आधे आधे घंटे की, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। वी आर टीचर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए पूरा 100% कोर्स के अंदर हम कवर करवा रहे हैं इंशाल्लाह। खैर, कहता है कि द एग्जाम्पल इज एपिथेलियल टिश्यू डेट फॉर्म कंटिन्यूस लेयर कवरिंग द एंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है। ये कंटिन्यूस लेयर होती है जो पूरी बॉडी की सरफेस को कवर करती है, यानी बॉडी के ऊपर जितनी भी तुम्हारी खाल वाल होती है ना, इसको बोलते हैं। अब ये होता है एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली, जो तुम्हारी पूरी बॉडी को कवर करता है। इस टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। फिर आ जाता है साइटोलॉजी के ऊपर। साइटोलॉजी क्या होती है, कहते हैं द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। अब हम टिश्यू पे थे ना, टिश्यू से सेल में आ गए। टिश्यू बड़ा होता है, सेल उससे छोटा होता है। चाहे आप लोग एक दफ़ा सर्च भी कर लें, लेकिन जो मैंने तुम लोगों को चीज़ बताई है वो 100% है। और मैंने एक चीज़ तुम लोगों को पहले भी बताई है कि जब कभी तुम लोगों को किसी चीज़ में कोई इशू आए, यू कैन सर्च इट आउट। तुम उसे सर्च करो और सर्च करने के बाद उसे कंफर्म भी करो, ठीक है। खैर, मेरे पास साइड सेकंड स्क्रीन के ऊपर चीज़ें खुली हुई हैं, ठीक है। मैं उसको कंफर्म भी करता रहा हूँ साथ साथ। एंड यू नो व्हाट, आई एम अ टीचर, देन आई विल स्टडी माई बेटर वे, इन माई बेटर वे। खैर, साइटोलॉजी क्या होती है, बेसिकली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। सेल का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल की बायोलॉजी भी इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट या एनिमल के सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। फिर आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स या जीन्स, ये बात तुमने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि जब कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर फादर और उसके फादर यानी उसके पेरेंट्स के कोई ना कोई जीन्स होते हैं। किसी की आंखें अपने पापा पे गई होती हैं, तो किसी की टांगे, किसी का कद, तो किसी के बाल, किसी के हाथ, तो किसी का मुंह। एवरी लाइक पेरेंट्स के जो बेसिकली जीन्स होते हैं वो बच्चों में तो आते ही आते हैं। दिस इज लाइक बायोलॉजिकल थिंग, ये तो होता ही है। तो इनकी स्टडी को, ठीक है, इनकी स्टडी को, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन्स की स्टडी और हेरिडिटी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। मैं तुम लोगों को बेसिकली हेरिडिटी की जो है ना बेसिकली वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत। विरासत बेसिकली जो तुम्हें, जो माँ बाप से मिली होती है, बेसिकली हेरिडिटी उसको ही कहा जाता है। लेकिन अगर तुम इसको उसी में सर्च करो कि हेरिडिटी मीनिंग इन बायोलॉजी, तुम्हें फिर, ठीक है, अच्छे से समझ आ भी जाएगी, ठीक है। हेरिडिटी, मैं अपनी सेकंड स्क्रीन में, ठीक है, इसको सर्च भी कर रहा हूँ। एंड आई विल शो यू कि हेरिडिटी बेसिकली सेकंड मीनिंग में इसमें क्या आता है, ठीक है। तो आम लफ्ज़ों में, ठीक है, इसको विरासत ही कहते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी तुम्हें सही तरह से
डेफिनेशन दूँ तो कहता है कि इन बायोलॉजी हेरिडिटी और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन एंड ट्रेट्स आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. It explains both why offsprings resemble their parents and how variations occurs within a species. किसी भी स्पीशी के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर उसके पेरेंट की जो भी खसूसियात आती हैं बेसिकली उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है, जो भी विरासत में उसको मिलता है. ये विरासत वही है ना जो तुम्हें बाप दादा की तरफ से माल मिल रहा है, तो इसी तरह माँ बाप की तरफ से तुम्हें जीन मिलेंगे. तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? जी, सॉरी, जेनेटिक्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट हैविंग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स. कहता है कि जो प्लांट्स जिनके पास रेड फ्लावर होंगे वो जाहिर सी बात है प्रोड्यूस भी रेड फ्लावर से करेंगे. द वाइट कैट्स प्रोड्यूस वाइट किटन्स. इसी तरह के चिट्टी बिल्लियाँ चिट्टे ही बिल्ले पैदा करेंगी, यानी बिल्ले बिल्लियाँ उसके बच्चे बच्चे भी चिट्टे ही होंगे. इस तरह वाइट ह्यूमन होगा तो उसका बच्चा भी चिट्टा होगा. काला बंदा होगा उसका बच्चा भी काला होगा. सांवला होगा तो उसका बच्चा भी सांवला होगा. तो जीन्स आर जीन्स. ठीक है. जिस तरह तुम लोगों ने सुना होगा कि जब न्यूक्लियर गिरा था तो उसकी रेडिएशंस ऐसी थी कि जो भी जिस इंसान की बाजू फॉर एग्जांपल उस एक्सीडेंट में चली गई तो उसके आगे बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम थी. ठीक है, इतने ज़्यादा पावरफुल वो रेडिएशंस होती हैं न्यूक्लियर की. तो बिल्कुल इसी तरह कि जब जेनेटिक्स यही होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसके अंदर उसके माँ बाप के जीन होते हैं, यानी हेरिडिटी होती है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर. उसके माँ बाप की तरफ से जो हेरिडिटी जो विरासत उसको मिली जाती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स. इसमें ज़्यादा ही टाइम लग गया. फिर बोलता है मोलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है. कहता है मोलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मोलिक्यूलर लेवल. मोलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो स्टडी ऑफ बायोलॉजी होती है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपका कोर्स लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा रुक जाते हैं. खैर साइड बॉक्सेस को ज़रूर पढ़ा करें. साइड बॉक्सेस कहते हैं फोसिल्स आर रिमेन ऑफ द लिविंग थिंग्स प्रिजर्व बाय नेचुरल प्रोसेस. स्टडी ऑफ फोसिल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पास्ट एंड प्रोसेस एवोल्यूशन. फॉसल फ्यूल्स कहते हैं बेसिकली पुराने जो लोग मर जाते हैं उनकी हड्डियाँ कब्रों में पड़ी होती हैं, उनकी स्टडी होती है बेसिकली. फॉसल्स उनको कहते हैं. कहते हैं फॉसल्स आर रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स प्रिजर्व बाय नेचुरल प्रोसेस. कहते हैं फॉसल्स वो रिमेनिंग्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग थिंग्स की जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, यानी केमिकल शेमिकल लगा के थोड़े अरसे के लिए बचा के रखा जाता होता है नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से. या तो वो मिट्टी के अंदर दफन होंगी तो वो उस वजह से बच जाएंगी, या तो केमिकल केमिकल लगा के उन हड्डियों वगैरह को उनकी बकिया जात को बचा के रखा जाता है. उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स. स्टडी ऑफ फॉसिल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ पास्ट एंड प्रोसेस एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के अंदर यानी कि एक पूरा एवोल्यूशन आया, उसके पास जो गुजर गया और उसका पूरा जो प्रोसेस हुआ था उसकी स्टडी के अंदर हेल्प करते हैं. यानी कि अब अगर तुमने दिल को की स्टडी करनी है तो तुम्हारे दिल की स्टडी के अंदर जो भी हार्ट के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं कि उनको रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता होगा. ठीक है, अभी हमने तो की नहीं है हार्टोलॉजी. ठीक है, तो बेसिकली हार्ट के जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनको हार्ट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से उस पर काम करना है, जो भी करना है प्रोसेस. तो उसके लिए इन चीज़ों को नेचुरल तरीके से इनको जो है प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, तो उन चीज़ों को प्रिजर्व इसी वजह से किया जाता है ताकि हम समझ सकें किस तरह से इस बंदे की ज़िंदगी गुजर रही थी पहले, किस तरह से बॉडी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा होता है, सेल्स टिश्यूज, इन सारी चीज़ों की के बारे में बताया जाता है. तो यही बात वो कर रहा है कि फोसिल्स आर रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. रिमेन फॉसिल के, अब ये चीज़ अपने ध्यान में बिठाने के, फॉसिल्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स यानी जानदार की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रिमेन्स होते हैं जिनको नेचुरल तरीके से यानी नेचुरल प्रोसेस से प्रिजर्व करके रखा जाता है. ठीक है, ताकि क्या कर सकें, उसके ऊपर स्टडी कर सकें, उसकी लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकें कि पास्ट में फ्यूचर में क्या, सॉरी पास्ट में उनके ऊपर क्या गुजरा, किस तरह से उनकी हड्डियों ने चीज़ों को समझा, ये सारी चीज़ें. खैर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 8 नंबर में हमारे पास जो आती है वो होती है एम्ब्रियोलॉजी. एम्बायरोलॉजी. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग. अब हम पहुंचे हैं मेन टॉपिक के ऊपर. मैं अभी भी आप लोगों को एक मशवरा दूं, वो मशवरा यही होगा कि भाई जहाँ तुम कंप्यूटर सीख रहे हो, यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, वहाँ तुम्हें बायो पढ़नी चाहिए. एटलीस्ट किताब ला के रखो और इसे पढ़ो. बिकॉज
ये खाली डॉक्टर्स का काम नहीं है कि बायोलॉजी पढ़े। तुम्हारे जिस्म, अपना जिस्म है ना, अपने जिस्म के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। खैर, जोक्स अवे। कहता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, एक एग से जो ऑर्गेनिज्म की पैदाइश होती है, यानी जानदार जो भी है, फर्टिलाइज एग से वो पैदा होता है, ठीक है। इस तरह इंसान होता है, उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ह्यूमन प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, बच्चे पैदा करने का पूरा तरीका होता है। इसी तरह कुछ मुर्गी जो होती है वो अंडे के ऊपर बैठ के बच्चा देती है, यानी वो उसकी हीट वगैरह से बच्चा पैदा होता है। इस तरह ह्यूमन का जो पूरा प्रोसेस होता है, उन सारी चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इस तरह हमारे पास होती है पैलेनियोलॉजी, पैलेनोटोलॉजी, ठीक है। पैलेन, ये मुझसे हमेशा ऊपर नीचे हो ही जाता है लफ्ज़, ठीक है। पलियोनोटोलॉजी, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहता है कि स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। थोड़ा सा मैं आप लोगों की इसकी डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूँ। कहता है कि ये स्टडी होती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ की ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर, एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स, यानी कि हड्डियों वगैरह के ऊपर रिसर्च की जाती है और देखा जाता है कि किस तरह से ह्यूमन पहले रहा करते थे, स्ट्रक्चर कैसा होता था उनके फेस का, और ये सारी बहुत सारी चीज़ों को जितनी भी स्टडी होती है, इसको बोलते हैं पैलिनियोटोलॉजी, ठीक है। फिर को होती है टेक्सोनोमी। ये टेक्सोनोमी क्या होती है? द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ऑर्गेनिजम्स को नाम देना, ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशंस वगैरह को बोलते हैं टेक्सोनोमी। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन आर मैमल्स। ह्यूमन एक मैमल होता है। इट्स साइंटिफिक नेम इज़ होमो सेपियंस। इसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। इसी तरह जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ह्यूमन मैमल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को नेमिंग देना, ठीक है, इनको बोलते हैं टेक्सोनोमी। फिर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इकोलॉजी। उनके, इनकी इन्वायरमेंट के साथ जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। उसका इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ecology. It is also known as internal environmental biology. For example, the study of ecology of pond, lake, forest, desert. पाउंड की, लेक की, फॉरेस्ट की, डेजर्ट की, उसकी इन्वायरमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से ही आई है बेसिकली। फिर होता है मैरीन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सी। ऐसे जानदार जो कि पानी में रहते होते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं मैरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी, ठीक है। इस तरह अगर तुम ये ना कहना कि भाई वो जो पाकिस्तान, जो मैरीन होते हैं, जो नेवी शेवी होती है, उनकी भी स्टडी को मैरीन बायोलॉजी कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो जानदार पानी में रहते हैं, पानी में सांस लेते हैं, फिश होगी, वेल्स होगी, डॉल्फिन्स होगी, पोर्फोजिस होगी, या स्पॉन्जिस हो गए, ठीक है, या फिर और मोलस्कस हो गए, इन सारी चीज़ों को बेसिकली मैरीन बायोलॉजी की स्टडी के अंदर कहते हैं। इन सारी सिस्टम, इनका सांस लेने का सिस्टम, इन सारी जानदार की स्टडी उसमें आ जाती है। फिर आता है पैथोनोलॉजी। पैथोनोलॉजी नहीं होता, ये बेसिकली पैथोलॉजी होता है। कहते हैं पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। कोई भी इंसान के जिस्म के अंदर कोई बीमारी आती है, ठीक है, उसकी स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, डिजीज़ की स्टडी के बारे में और उससे जान छुटकारा पाने के बारे में। फिर एक चीज़ होती है इम्यूनोलॉजी, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस एंड सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी, एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। खैर, आपकी बॉडी का वो अमल जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, जैसे जब एकदम से तुम बाहर हो, हवा चली, आपकी पलक झपकी और उसने आंखें बंद कर ली क्योंकि मिट्टी आपकी आंखों की तरफ रवां दवा से आ रही है, तो ये हो जाता है एक एबिलिटी आपकी, आपको अपने आप को बचाने की। यही बात वो कर रहा है कि द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वो एबिलिटी जिसे वो प्रोटेक्ट करता है अपने आप को फॉरेन सब्सटेंसेस से और सेल्स को, इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। कोई भी तुम्हारे जिस्म के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हुई,
उससे भी लड़ने के लिए हमारे पास वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, बहुत सारे काम होते हैं इनके, ठीक है। ये बचाते हैं तुम्हारे अंदर को, ठीक है, आपकी इंटरनल बॉडी को। इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। जितना बोलते हैं ना तुम्हारी इम्यूनिटी ख़राब हुई हुई है, सेहत अंदर से ख़राब हुई हुई है, या बाहर से भी इम्यूनिटी ख़राब हो सकती है। फॉर एग्जांपल कहते हैं इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से एक पर्सन यानी एक बंदा बिकम प्रोटेक्टेड, बचता है अगेंस्ट अ डिजीज़, एक बीमारी से, थ्रू वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन के जरिए, जैसे कोरोना आया, उसकी वैक्सीन ली, तुम उससे बच गए। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इम्यूनाइजेशन या immunity या immunology. The example of vaccine for disease and polio, corona, dengue, इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो जब भी तुम्हें इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो बोल दो इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान को प्रोटेक्ट किया जाता है एक डिजीज से थ्रू प्रॉपर वैक्सीनेशन, ठीक है। कभी कभी तुम्हारे बॉडी के अंदर इतनी सलाहियत होती है, वो इन चीज़ों से खुद ब खुद बच जाती है, बट कभी कभी तुम्हें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है, बट इस पूरे प्रोसेस को इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। खैर, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी के बारे में यहाँ पर एक वर्ड भी इसको इसके बारे में कुछ कहा भी है कि पुराने ज़माने में इसको ग्रीक वर्ड में जो पहले टाइम था ये, तो बेसिकली इसका ये एक बहुत पुराना ग्रीक वर्ड है जो कि फार्माकन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ड्रग या पॉइजन। पॉइजन ज़्यादा ड्रग मानी जो भी जिस जो चढ़ जाता है। टुगेदर टुगेदर विद अदर ग्रीक वर्ड लोजिया विद द मीनिंग ऑफ स्टडी ऑफ एंड knowledge of study of and knowledge of the word pharmacology is derived from Greek word। the word फार्माकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड फार्मेकन से बना है जिसका मतलब ड्रग या पॉइजन है। टुगेदर विद अदर ग्रीक वर्ड्स और दूसरे लफ्ज़ों से भी, जिस तरह लोजिया है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ या फिर नॉलेज ऑफ, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है, कहता है कि द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। साइंस जो कि डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग्स से, वो फार्माकोलॉजी कहलाती है। इन फार्माकोलॉजी अ ड्रग इज केमिकल सब्सटेंस। फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन इज अ फॉर्म ऑफ ड्रग। एस्पिरिन एक ड्रग की फॉर्म है, ऑफन यूज टू ट्रीट पेन, जो कि पेन से निजात दिलाती है, फीवर और इन्फ्लेमेशन। द अदर एग्जांपल ऑफ ड्रग इज कॉल्ड मोरफाइन, इंसुलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में की स्टडी के बाद ड्रग की बारे स्टडी के बारे में, ठीक है, ड्रग की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह एस्पिरिन है वो भी एक ड्रग है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले पहले साइड बॉक्सेस को ज़रूर देखिएगा। साइड बॉक्सेस में कहते हैं आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम, created accurate models of the human brain, map the 3D structure of genomes and model of biological system। तो कहता है कि जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है वो बहुत सारी मदद करती है ह्यूमन जीनोम यानी वुमन की अंदर की सारी चीज़ों को। आई थिंक जीनोम इसी को कहते हैं। आई नीड टू चेक इट आउट। आई विल चेक इट आउट। जीनोम किसको कहते हैं? खैर वेल, तुम लोगों को इतना तो मैं बता दूं कि मुश्किल तो, आसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन मुश्किल भी नहीं होने वाला है। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बहुत आसान है। अच्छा, genome is the complete set of genetic instructions need to build, run and maintain an organism। एक ऑर्गेनिज्म को, अच्छा अच्छा अच्छा, बेसिकली अच्छा 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 अच्छा, जीनोम बेसिकली, जीनोम क्या होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होती है जिसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप अगर किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, मेंटेन करें किसी जानदार को, तो बेसिकली उसकी उसको बोलते हैं जीनोम। कहता है कि ह्यूमन जीनोम को कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हेल्प करती है सीक्वेंस द ह्यूमन सीक्वेंस करने के लिए ह्यूमन जीनोम को, यानी उसकी जीन्स को बेसिकली क्रिएट एक्यूरेट मॉडल ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन का एक एक्यूरेट मॉडल बनाने में, मैथ द 3D स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम्स एंड मॉडल ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। खैर, इतना ज़्यादा गौर ना करें, आप लोगों में तंग बिल्कुल नहीं करना चाहता कि इतना ज़्यादा
थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ख़ैर, इसी के साथ-साथ वीडियो करते हैं हम इख्तिताम पे, 1 मिनट रह गया था, वो भी ख़त्म होने वाला है और वीडियो को बिल्कुल इख्तिताम पे पहुँचा दिया हमने। टॉपिक हमारा कवर हो गया आधे घंटे के अंदर और जाते-जाते जैसे कि हर रोज़ आप लोगों को आखिर में एक शायरी सुनाता हूँ, तो आज भी एक 3 मिलन की एक शायरी है, ठीक है? 3 शेर इसके अंदर है, ठीक है? शायर हैं जिनका नाम बड़ा अच्छा है, कतील शफ़ाई। ये बड़ा प्यारा सा शेर लिखते हैं और कहते हैं कि भूला नहीं मैं आज भी आदाब जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। भूला नहीं मैं आज भी आदाब जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। इंसान ये समझें कि यहाँ दफन खुदा है, मैं ऐसे मिज़ारों की ज़ियारत नहीं करता। दुनिया में कतील इससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म को सहता है बगावत नहीं करता। खैर, शायरी बहुत अच्छी थी, बहुत जुनून वाली थी। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसी के साथ-साथ इस लेक्चर को हम अख्ताम पर पहुँचाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहिए। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। पीस आउट।